मैंने भी आगरा यूनिवर्सिटी से 1991 में बीएससी किया था यहाँ से, और उसके बाद इलाहाबाद में जाके आईएएस पीसीएस की तैयारी की। उसके बाद वहीं से एमएससी एंथ्रोपोलॉजी से किया, फिर सोशियोलॉजी से एमए किया, बाद में नेट पीएचडी सारी जितनी पढ़ाई होती थी सब की। पीसीएस के 3-4 इंटरव्यू दिए, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया। लेकिन उससे पहले मेरा पीजीटी के थ्रू प्रिंसिपल पद पे चयन हो चुका था, और वहाँ सैलरी कम थी, इसलिए फिर वहाँ मैं नहीं गया। बच्चों, आप ज़रा ये सोचिए कि 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं ज़्यादातर जो तैयारी करते हैं। एक वो जिन्हें डॉक्टर बनना होता है, एक वो जिन्हें इंजीनियर बनना होता है, और दूसरे बाकी जो सिविल सर्जन या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं या टीचिंग लाइन में जाते हैं। ठीक है, तो जो डॉक्टर इंजीनियर वाले बच्चे होते हैं वो अपनी लाइन कक्षा 9 से डिसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर गार्जियन उनको 9 से अपनी कोचिंग शुरू करा देते हैं, और 12th आते आते वो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो जाता है। होता है कि नहीं होता ये? लेकिन जो बाकी बच्चे हैं जो आर्ट साइड के होते हैं, वो अपना आप को डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमको जाना कहाँ है और हमारी लाइन क्या होनी चाहिए। यही अंत तक उनके सामने ये समस्या रहती है। तो जब वो सोचते अब क्या करें, घर वाले भी उन्हें ज़्यादा गाइड नहीं कर पाते, तो अपने दोस्तों से पूछ के, अब बीए कर लिया है क्या सब्जेक्ट लें, वो भी पूछ के ले लेते हैं, कोई पहले से डिसाइड करके नहीं लेता। क्योंकि मैं वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मेरे साथ भी हुआ है। तो दोस्त कर रहे हैं ऐसा, हम भी कर लेते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, एमए में एडमिशन ले लेते हैं, एमए चलता रहता है। बीए और एमए की जो पढ़ाई है आपकी, वो एक्चुअली जो हमारा एकेडमिक सिस्टम है उसमें मजबूरी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कि आपको एक निश्चित समय के बाद ही डिग्री मिलेगी। तब तक क्या करते हैं आप पूरे साल? आप खुद जानते हैं कि आप क्या करते हैं, क्योंकि मैं भी आप ही के बीच से निकला हूँ। हम लोग सेंट जॉन्स कॉलेज में थे, आए दिन कभी कोई फंक्शन, कभी कोई इस तरह टाइम पास होता। परीक्षा से सिर्फ 1 महीने पहले सीरियस होते थे। राजा मंडी गए, वहाँ से मॉडल पेपर लिए, उसमें इम्पोर्टेंट लगाया और इम्पोर्टेंट लिख दिया जाके एग्ज़ाम में, और पास हो गए। ज़्यादातर बच्चे पहले यही करते थे। अगर आप में इससे ज़्यादा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब है कि एमए तक की पढ़ाई हमारी समय निकल जाता है काफ़ी ज़्यादा एमए करते करते, और उसके बाद फिर हम नेट सोचते हैं, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर सोचते हैं। लेकिन अगर हम टारगेट पहले अपना तय कर लें तो मुझे लगता है बहुत कम समय में आप अपने टारगेट पे पहुंच सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि आप भगवान टॉकीज चौराहे पे खड़े हैं और आप सोच रहे कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्या करूँ, कोई मुझे बताए मैं कहाँ जाऊँ। तो आप सोचिए आपको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे हम जाएँ किधर। लेकिन अगर आपको पता है मुझे राजा मंडी स्टेशन जाना है और 12:30 बजे मेरी ट्रेन है, और अगर आपके पास 15 मिनट भी रहेंगे तो आप फटाफट शॉर्टेस्ट मार्ग लेके निकल के वहाँ पहुँच जाएंगे। यानी आपको अपना डेस्टिनेशन पता होना चाहिए, टारगेट पता होना चाहिए, फिर उस पर जाने के शॉर्टेस्ट वे क्या है, मार्ग क्या है, वो रास्ते आपको आसानी से मिल जाएंगे। हम लोगों की समस्या ये है कि हम लोग अपना टारगेट बहुत लेट चुनते हैं या चुन नहीं पाते। अब दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे मैं एक चीज़ सिंपल पूछता हूँ, बेटा आपका नाम क्या है? एमए सोशियोलॉजी का बच्चा कोई है? मैडम प्लीज आप, हाँ आप ही से बताओ। आप हमें बताइए समूह किसे कहते हैं? वेरी गुड। समाज किसे कहते हैं? आपके आसपास जैसे इतने सारे लोग बैठे हैं, ये समाज कहेंगे इसको? पक्की बात है? कितने लोग सहमत हैं समाज कहेंगे? हाथ उठाइए जरा। 3 लोग सहमत है, बाकी लोग नहीं है। आप बताइए कैसे समाज कहेंगे इसको?
समाज की डेफिनेशन डेफिनेशन क्या है? कई जातियां, कई धर्म सब लोग मिलजुल जाते हैं, वो समाज है। बैठ जाइए। वर्थ की एक डेफिनेशन है समाज का, सब लोग जानेंगे, सोशल वर्क वाले भी जानेंगे। बच्चों प्लीज बैठ जाइए मैम। मेरा उद्देश्य आपका टेस्ट लेना नहीं है, एक वास्तविकता बताना ये है कि समाज की सबसे लिटिल डेफिनेशन मैकआइवर एंड पेज ने कहा, अमेरिकी समाजशास्त्री, कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। इसका मतलब समाज सामाजिक संबंधों का नाम है। अब आप बताइए, क्या आपने सही परिभाषा बताई? अब ये परिभाषा छोटी सी है, लेकिन इसमें भाव जुड़ा हुआ है कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। अब हम दूसरा सवाल पूछते हैं, समूह, संस्था, समुदाय, समिति, समूह, संस्था, समुदाय, समिति, समाज, इनमें से कौन अमूर्त है और कौन मूर्त है? संस्था क्या है? अमूर्त है। बाकी बाकी सारे मूर्त हैं। समाज भी अमूर्त है। संस्था संस्था अमूर्त है। समूह, ठीक है, तो समाज अमूर्त है। हाँ, ये बात ठीक है आपकी। यानी समाज सामाजिक संबंधों से बनता है। अभी आपने कहा कि समाज हमारे आसपास जो व्यक्ति हैं उनसे मिलकर समाज बनता है ना? अगर व्यक्तियों से बनता तो समाज मूर्त होता। आपने कहा समाज अमूर्त है, इसका मतलब व्यक्तियों से नहीं बन रहा है। बन किससे रहा है? सामाजिक संबंधों से। अब हम लोग बेसिक चीजें एमए में आके पीएचडी रिसर्च स्कॉलर होके सोचिए, अगर हम बेसिक पहले यूनिट यही से शुरुआत होती है, और अगर हम उसमें लैक है या आधे लोग नहीं बता पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोच लीजिए एजुकेशन हमारी किस तरफ जा रही है। अब आप सोचिए, बहुत सारे बच्चे, देखिए मैं यहाँ आप लोगों को डीमोटिवेशन के लिए नहीं आया हूँ, आपको मोटिवेट करने के लिए आया हूँ कि आप अपनी स्टडी को किस तरीके से करें जिससे आपका समय बचे और बहुत जल्दी सिलेक्ट हों आप लोग। होता यह है कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद वो रिसर्च करते हैं, कई सालों तक रिसर्च चलती रहती है। बनना आपको असिस्टेंट प्रोफेसर है या आपको टीचिंग लाइन में जाना है, तो आप एमए करते पीजीटी के थ्रू आप इंटर कॉलेज के लेक्चरर बन सकते हैं, है ना? उसके बाद आप नेट की तैयारी हो सकती है, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। कहने का मतलब 25 साल जो हमारे शास्त्रों में आश्रम व्यवस्था बनाई गई है कि 25 वर्ष तक आपको विद्या का अध्ययन करके अपने पैरों पे खड़े हो जाना है। ब्रह्मचर्य आश्रम, ये तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। उसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम 25 से 50 साल तक, फिर वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 साल तक, और उसके बाद संन्यास आश्रम। तो हमारा जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो 25 वर्ष तक है, और यहाँ क्या बताया शास्त्रों ने कि विद्या का अध्ययन करके अपने पैरों पे खड़े हो जाना है आपको। अब हम 25 साल के हो गए हैं या होने वाले हैं, कितना समय रह गया, तब तक आपको सेट हो जाना चाहिए था। ये जो सिस्टम बनाया है बिल्कुल सही सिस्टम बनाया है कि अगर आप इस समय तक जॉब पा लेते हैं तो आप जीवन में सबसे सफल व्यक्ति कहलाएंगे, क्योंकि रिटायरमेंट की एज तो उतनी है। माना कि एजुकेशन में अपर लिमिट नहीं है कब तक आप परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट की एज तो फिक्स है। तो हम जीवन में काम कितना करेंगे? अगर एक एवरेज व्यक्ति की लाइफ 60 साल मानी जाए और 24 घंटे दिन में होते हैं, 8 घंटे हम सोते हैं, तो यानी 20 साल हमने सिर्फ सोने में गुजार दिए। अब आप अंदाजा लगाइए हमने कितने समय केवल काम किया। तो जीवन बहुत छोटा है, इसको अगर प्लान तरीके से आप काम करेंगे तो बहुत जल्दी एक ही तैयारी से आपके सारे टारगेट हिट हो सकते हैं। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो ये है कि जैसे हाथी के पाँव में सबका पाँव होता है, अगर आप आईएएस के सिलेबस को लेकर तैयारी शुरू करते हैं या तैयारी करते हैं तो नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, ये आपके बिल्कुल बाएं हाथ का खेल होगा। जितने स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया सारे के सारे कहीं ना कहीं सिलेक्ट हैं, और जो बच्चे मैंने देखा कई कई साल नेट की तैयारी करते रहते फिर जाके उनका नेट में होता है। इतना समय लगना नहीं चाहिए। कारण क्या है कि हम तैयारी
थोड़े नीचे लेवल पे करते हैं। हमें तैयारी टारगेट ऊंचा रखना चाहिए। जैसे रतन टाटा जी ने अभी एक उनका बड़ा फेमस स्टेटमेंट था कि व्यक्ति को टारगेट हमेशा बहुत ऊंचा रखना चाहिए। यानी चांद को छूने की कोशिश करोगे तो अंतरिक्ष तक तो पहुंच ही जाओगे, चांद नहीं भी मिला तो अंतरिक्ष तक तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन अगर हमारा टारगेट ही छोटा है तो हम कहाँ पहुंचेंगे। तो इसलिए आप लोगों को सिविल सर्विसेज की तैयारी के हिसाब से तैयार करना होगा अपने आप को, जिससे कि आप फटाफट बाकी चीज़ों को टारगेट ऊंचा वाला बनाइए। जैसे हम आपने देखा निशानेबाज जब कहीं निशाना लगाता है तो जो पॉइंट जहाँ पे निशाना एग्जैक्ट लगाना है उससे कुछ थोड़ा सा ऊपर टारगेट सेट किया जाता है, क्योंकि जब हाथ हिलेगा तो टारगेट थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, है ना। नेट की तैयारी करने वाला बच्चा नेट क्वालिफाई नहीं कर पाएगा या उसे बहुत कठिनाई होगी, बहुत टाइम लगेगा। उससे ऊपर टारगेट सेट करना पड़ेगा आपको। आईएएस का सिलेबस आप अपने दिमाग में रखेंगे, उस गंभीरता से जब पढ़ाई करेंगे तब आप नेट भी क्वालिफाई अपने आप हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भी, क्योंकि सारी सिलेबस एक ही जैसा है लगभग, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। और पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में आ जाएंगी एक ही सिलेबस से, एक ही तैयारी से, उतना ही समय के साथ। आपको अलग से ना कोई समय खर्च करना है, बस आपको अपने आप को दिशा देनी है कि हमें ये जाना है और ये हमारा गोल है। गोल आपको सेट करना होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारा भाव है कहने का। हम लोग जब मैंने यहाँ बीएससी किया, बाद में आईएएस की तैयारी के लिए गया, टीसीएस के लिए इलाहाबाद, तो ये सोचा कि हमने बीएससी क्यों किया, हमें बीए करना चाहिए था, क्योंकि जो सिलेक्शन रेट है वो बीए का ज़्यादा है, आर्ट साइड के सब्जेक्ट ज़्यादा, साइंस साइड में कंपटीशन ज़्यादा टफ है, क्योंकि इंजीनियर डॉक्टर बैठते हैं, उनका कंपटीशन उसी ग्रुप से है, स्केलिंग सिस्टम है। तो अब कंपटीशन सब्जेक्ट वाइज है, आपको अपने सब्जेक्ट में टॉप के लेवल पे होना होगा। यानी इतना कॉन्फिडेंस होगा, किसी एक का भी होगा तो मेरा अवश्य होगा, इस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ सिलेक्शन होगा, है ना। तो ये चीज़ें, अब जैसे कुछ बच्चे यहाँ एमएसडब्ल्यू के भी हैं, एमएसडब्ल्यू और सोशियोलॉजी में क्या अंतर है। अगर आप इसे सोचें कि मास्टर, ये जो आप मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर रहे हैं, समाज कार्य और समाज शास्त्र दोनों में क्या अंतर है। समाज शास्त्र सोशल प्रॉब्लम को रेखांकित करता है, उनका चित्रण करता है, और सोशल वर्क प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। व्यवहारिक पक्ष है उसका, एक सैद्धांतिक पक्ष, एक व्यवहारिक पक्ष है। अगर हम कहें कि समाज शास्त्री सोशल इंजीनियर है और सोशल वर्कर जो है सोशल डॉक्टर हैं, बात सही है कि नहीं, क्योंकि ये समाधान निकालते हैं और वो समस्याओं का रूपरेखा बनाते हैं, समाज में क्या समस्या है, क्या कैसे। लेकिन अब ये जो सोशल वर्क है, इसमें आप क्या टारगेट करते हैं, आप क्या बनेंगे। सिविल सर्विस में ये सब्जेक्ट है नहीं। ज़्यादातर बच्चे एनजीओ में निकलते हैं, अपना एनजीओ खोलते हैं, प्राइवेट लोगों की सेवा करना। ये कोर्स तो सारे अच्छे हैं, लेकिन आपने क्या चुना और क्यों चुना। आप एमएसडब्ल्यू करते हैं, इसका मतलब आपके अंदर समाज सेवा का भाव हो, आप सोसाइटी की सेवा करना चाहते हो, या अगर आपने जॉब के लिए सुना है कि अगर हम इसको प्रॉफिट ओरिएंटेड जॉब में क्रिएट करेंगे तो उसके लिए नहीं है। ये सब्जेक्ट है वाकई वेलफेयर के लिए, कि लोगों की सेवा करने के लिए, है ना। तो कहने का मतलब कि आप लोग एक ऐसे लेवल की तैयारी कीजिए कि आपका समय कम से कम समय में आप तीनों टारगेटेड करें। उसके बाद आपका इतना जॉब होगा। देखिए पीएचडी करना, जब आप पीएचडी करने जाएंगे तो उससे पहले आप ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे, तो आपको पता रहेगा क्या हाइपोथेसिस है। हमारे देश में जो पीएचडी आजकल हो रही है वो कैसे हो रही है, आप खुद सोच के देखिए। हम लोग कैसे पीएचडी रिसर्च कैसे करते हैं। हम देखते हैं यार किसी की सिनॉप्सिस मिल जाए, तुम्हारा क्या टॉपिक है हमें भी दे दो, फिर हम जुगाड़ लगाते कहीं इस पर लिखा हुआ पहले से कुछ मिल जाए, है ना। सिनॉप्सिस कैसे तैयार करते हैं। अपनी मौलिक सोच हमारी कहाँ है, कितनी पीएचडी मौलिक सोच पे हो रही है, हम क्या नया क्रिएट करना चाह रहे हैं, समाज में हम क्या नई चीज़ लाना चाह रहे हैं। जो पहले से है उसके आगे की एडवांस क्या स्टडी करना चाहिए, क्या रिलेवेंसी है उसकी आजकल। तो टॉपिक हम लोग ढूंढते हैं ऐसा कि हमें कहीं से कुछ बना बनाया मिल जाए, बस नाम के आगे डॉक्टर लग जाए। हमने भी ऐसे ही पीएचडी की थी, लेकिन वास्तव में जो बनाया गया था जिस उद्देश्य को लेके ये कोर्स, वो ये बनाया गया था कि वहाँ तक की आपकी स्टडी हो कि आप किसी चीज़ में वाकई मास्टर हो जाए पूरी तरीके से।
तो उसमें जो टाइम हमारा जा रहा है, जितना हमें टाइम देना चाहिए उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि हमारी प्लानिंग सही नहीं होती, हम टारगेट ओरिएंटेड नहीं पढ़ते। हम पहले बीए एमए तक तो ऐसे ही पढ़ते रहते, जब डिग्री आ जाती है उसके बाद जब कंपटीशन फेस करते हैं, पहला एग्ज़ाम देने जाते हैं, तब सोचते हैं अभी तो हम दे के देखेंगे, है ना। और फिर हमें पता चलता है अरे ये तो हमें आता नहीं है, इसका आंसर सारे सिमिलर जवाब लगते हैं हमको। वो इसीलिए कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता, बेस मजबूत नहीं रहता, और इसलिए हमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इन ब्रीफ मेरी बात से अगर किसी को कुछ खराब लगा हो तो मुझे नहीं लगा, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा मेरी बात सुन के, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको किसी भी तरीके से हतोत्साहित करना नहीं था। मैं चाहता था कि आप लोग सही दिशा में सही तैयारी करें, गंभीरतापूर्वक तैयारी करें, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। पहले मैंने जब पढ़ाता था, मैं पहले शुरू में जब कोचिंग हमारी 2004 में शुरू हुई, तो मैंने जितने स्टूडेंट को पढ़ाया है, हमारे सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हैं कहीं ना कहीं। कोई आईएएस है, पीसीएस है, नेट तो सभी क्वालिफाई हैं, और लेक्चरर इंटर कॉलेज सारे। मैंने एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो मुझसे पढ़ा हो और कहीं बेरोजगार हो, घूम रहा हो। इस बात की बड़ी संतुष्टि है मुझे। बीच में मैंने पढ़ाना छोड़ दिया, मैं इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ इस समय। इंटर कॉलेज की भी यही स्थिति है, बच्चों को जैसे समझाओ गार्जियन को, वो बच्चे क्या करते हैं कि किताब लेते नहीं है। वो इंटर के बच्चे किताब ही नहीं खरीदते सर। उन्हें लगता है कि सर लिखा तो रहे, बस इसी में से आ जाए, किताब खरीदने की क्या जरूरत है, पास तो हो ही जाएंगे। अब आप देखिए, एक शब्द होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है एक्सपेंडिचर। हिंदी में दोनों को ही खर्च कहते हैं। इन दोनों में अंतर पता है आप लोगों को? कोई अच्छा अंतर बताए, हाथ उठाए। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर में क्या अंतर है? एनीबडी ऑफ यू? वेरी गुड, वेरी गुड। इन्होंने बताया कि इन्वेस्टमेंट ऐसा खर्च है जो भविष्य में मल्टीप्लाई होकर हमें रिटर्न देता है। तो शिक्षा पर किया गया खर्च इन्वेस्टमेंट है। हम अपने कपड़े पे, खाने पे, मूवी पे, मनोरंजन पे जितना खर्च करते हैं, ये सारा का सारा खर्च है, एक्सपेंडिचर है, जो हमें रिटर्न नहीं देगा कुछ भी। लेकिन जितना आप शिक्षा पे खर्च करेंगे, ये कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपको वापस मिलेगा। हम अपने शिक्षा पे खर्च कितना करते हैं? अब आप सोचिए, इंटर तक बच्चे किताब नहीं खरीदते, बीए में जुगाड़ से मॉडल पेपर से पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक खरीदते नहीं बच्चे, है ना। और फिर एमए में भी इसी तरीके से। फिर कोचिंग सबसे सस्ती वाली की यहाँ फीस ज़्यादा है, उसमें चाहे हमारा समय बचाना चाहिए। तो इन चीज़ों पर अगर आप खर्च करो, जो बच्चा खर्च करता है वो वाकई सबसे पहले सेलेक्ट होता है। आप इसकी रिसर्च कर लीजिए, इसी टॉपिक पर रिसर्च कर लीजिए कि जो बच्चा किताब उधार मांग के लाएगा, फोटोकॉपी कराएगा, और जो बच्चा खरीद के किताब पढ़ेगा। अब आप ये कह सकते हैं सर हर एक व्यक्ति कैपेबल नहीं होता। ये बात मैं इसलिए मानने को तैयार नहीं हूँ कि हर व्यक्ति, हमने देखा गरीब से गरीब लोग यही उदाहरण लेके आते हैं, सर हमारे घर में पैसा नहीं है। पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। पापा कहाँ है? वो दारू पी के रोज निकल गए। डेली दारू पीने का पैसा उनके पास है, बच्चे को एक किताब देने का पैसा नहीं है। जिस दिन बच्चे ये हड़ताल कर दें घर पे, नहीं मुझे किताब चाहिए, मेरी सब्जेक्ट की, तो पिताजी दारू पीने छोड़ देंगे, है ना। कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा मेरी वजह से मेरा बच्चा ना पढ़ पाए, हर माता पिता। और एक चीज और अजीब सी देखी गई कि कई लोग मेरे पास आते हैं, मैं चूंकि एक ब्लॉक प्रमुख भी रहा हूँ पहले 2010 में, तो लोग मेरे पास आते हैं कि सर हमारे बच्चे की नौकरी लगवा दीजिए, कहीं चपरासी में ही लग जाए, 10-15 लाख जो लगेगा वो हम दे देंगे। गरीब से गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ। 15 लाख वो चपरासी बनने के लिए रिश्वत देने को तैयार हैं, लेकिन 2 लाख रुपए अपने बच्चे के एजुकेशन पे खर्च करने को तैयार नहीं। ऐसे ही हमारे यहाँ एक लड़की, गरीब पिताजी आए, बोले कि सर हम आपके यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारे लड़के तो सब बेकार है, लड़की हमारी थोड़ी पढ़ने में इंटेलिजेंट, इसलिए इसकी इच्छा है कि पढ़ाई करें, और वैसे तो अगले साल शादी इसकी हो ही जाएगी, 1 साल का इसके पास टाइम है, देखते हैं क्या हो जाए। तो उसने कहा शादी में कितना खर्च करोगे? बोले आजकल 10-15 लाख से कम कहाँ शादियाँ होती हैं। गांव के किसान की बात कर रहा हूँ, धोती पहने हुए थे, मेंटली प्रिपेयर थे कि 15 लाख लड़की की शादी में खर्च करना है। और हमने कहा अगर तुम लड़की पर 2 लाख रुपए इसकी एजुकेशन पे खर्च कर दो, कोचिंग पे, तो ये लड़की अपने पैरों पे सेलेक्ट हो जाएगी, फिर दहेज देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उन्हें ये बात समझ में आ गई। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो इस समय डिप्टी जेलर है लड़की।
पहली बार में सिलेक्ट हो गई। वाकई बहुत मेहनती लड़की थी। ये समाजशास्त्र जो है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये जीवन शैली है, आपको जीना सिखाता है। आप जिस परिवेश में रहते हैं, आप जो भी जीवन में बने, लेकिन आपको सेवा इसी सोसाइटी में देनी है। तो सोसाइटी को बेहतर ढंग से अंडरस्टैंड करना, सीखना, समझना और फिर इसमें सर्व करना, तभी आप सम्मान पा सकते हैं। ये सब्जेक्ट जैसे आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो ये आपका जीएस में 200-300 नंबर की हेल्प करता है। एक निबंध इससे आता है पूरा का पूरा, और इंटरव्यू में बहुत हेल्प करता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक इंटरव्यू का सवाल आपको बताते हैं, पीसीएस में पूछा था। वंदना त्रिपाठी लड़की थी, सोशियोलॉजी की लड़की थी। उससे लड़की से पूछा कि बेटी आपकी शादी हो गई? उसने कहा नहीं सर। बोले कि चलो देखिए, इंटरव्यू 5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपके नॉर्मल, आपके एकेडमिक करियर से आप कहाँ के हैं, क्या आपके सब्जेक्ट वगैरह, कैसे बीएससी वगैरह किया, नॉर्मल क्वेश्चन। दूसरा होता है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपने क्या ऑप्ट किए। तीसरा होता है नेशनल इवेंट, चौथा होता है इंटरनेशनल इवेंट, और पांचवा होता है हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। परिकल्पना करके देते हैं, कल्पना करवाते हैं। जैसे आप पीसीएस का इंटरव्यू देंगे तो वो कहेंगे मान लीजिए आप एसडीएम हैं, या मान लीजिए आप डिप्टी एसपी हैं, फिर आपसे सवाल पूछते हैं। तो उस लड़की से उन्होंने पता नहीं क्या सोच के एक सवाल किया, देखा होगा समाजशास्त्र की, इसका जवाब समाजशास्त्र की तरह से देगी कि नहीं। उन्होंने कहा बेटा आपकी शादी के लिए मान लीजिए 4 रिश्ते आए, पिताजी मतलब 4 रिश्ते आए। एक लड़का आईएएस है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक पढ़ा लिखा बेरोजगार है। आप किससे शादी करना पसंद करेंगी? बताइए आप लोग क्या जवाब देते इसका? तो इसका कोई ऑब्जेक्टिव टाइप जवाब नहीं है, लेकिन उस लड़की ने क्या जवाब दिया जिसको सबसे ज्यादा नंबर मिला था? उस लड़की ने कहा, उस लड़की ने सर जवाब दिया कि सर ये सदियों पुरानी परंपरा है। उस लड़की ने कहा कि जिससे हमारे माँ बाप कर देंगे उससे हम कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप 21वीं सदी की लड़की है, मॉडर्न है, अपने आत्मनिर्भर, और आपकी सोच अपनी सोच होगी। आज मॉडर्नाइजेशन का युग है, आपकी अपनी सोच क्या है? उन्होंने कहा सर सदियों से ये निर्णय माता पिता लेते आए हैं, भारतीय संस्कृति में ये निर्णय माता पिता का है, उनका निर्णय हम कैसे ले सकते हैं? और जिस ढंग से उस लड़की ने जवाब दिया कि नहीं सर ये तो माता पिता का ही निर्णय है, इतने इम्प्रेस हुए वो लोग। पहले तो उसको कहा नहीं नहीं नहीं, लेकिन चूंकि उनकी भी एज एक 60 साल के आसपास होती, सब चाहते हैं हमारी बेटी क्या जवाब दे, तो वो आप में अपनी बेटी ढूंढते हैं। तो उस लड़की ने जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से जवाब दिया कि विवाह का निर्णय माता पिता लेते आए हैं वर्षों से, ये उनका निर्णय है, जिससे वो कर देंगे। तो जवाब भी पसंद आया और उसको सबसे ज्यादा नंबर भी मिल गया। और बाई चांस की बात वो लड़की टॉप कर गई, उस वंदना त्रिपाठी नाम था। लेकिन अब जरूरी नहीं सब लोग यही रटा रटाया आंसर दें, लेकिन कहने का मतलब है कि अपनी विवाह क्या है, विवाह का संस्कार क्या होता है। अब जैसे आईएएस में एक सवाल आया कि वर्तमान में हिंदू विवाह को एक संस्कार माना गया है, वर्तमान में विवाह संस्कार नहीं रहा है, अपनी पोजीशन खोता जा रहा है, कमेंट कीजिए। तो पहले तो आप ये जानिए कि विवाह संस्कार होता है, कैसे होता है, कौन कौन से रिचुअल होते हैं, संस्कार किसने कहा, उसका बेस क्या है, फिर वर्तमान मॉडर्नाइजेशन में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं इसमें, है ना। ऐसे एक सवाल आया कि आजकल जो बच्चों का समाजीकरण है, तो बच्चों के दुलार की जगह उनको मोबाइल ने जगह ले ली है, दुलार की जगह मोबाइल ने ले ली है। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। अब एक तो आपको समाजीकरण आना चाहिए। समाजीकरण क्या? आजीवन सीखने की प्रक्रिया है। बच्चा पैदा होने के बाद लाइफ लॉन्ग सीखता रहता है, मरने तक कुछ न कुछ हम सीखते रहते हैं। तो बच्चे को बचपन में जब रोता था तो उसे कोई गोद, मम्मी मौसी चाची कोई न कोई गोद में लेकर उसे जो दुलार करता था, आज मोबाइल दे दिया जाता है बच्चे को, है ना। तो अब इस संदर्भ में आपको पूरी व्याख्या करनी है कि इससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है समाज पे, जो सामाजिक मूल्यों में कहाँ पे गिरावट आ रही है। तो सोसाइटी के मूल्यों को समझ के सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा। सम मूल्य क्या है, नॉर्म्स क्या है, वैल्यूज क्या है। तो इस तरीके से जब एक एक चीज को बारीकी से, कॉन्सेप्ट को समझ के फिर हम किसी एग्जाम में अपीयर होते हैं, अपने आप सामने एकदम वही आंसर दिखाई पड़ता है, इसका ये, इसका ये, छोटे मोटे, फिर तो ये बहुत हल्का लगता है। जिस परीक्षा में बैठेंगे आप अपने आप क्वालिफाई करेंगे, लेकिन अपने आप को बहुत गंभीरता से तैयार करने की जरूरत है।
मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े बच्चे घूम रहे हैं, रोड पे खड़े हैं घंटों, फालतू की बकवास कर रहे हैं, फालतू की बहस कर रहे हैं, उसी में गर्मा गर्मी हो गई, कहीं लड़ाई हो गई। मुझे लगता है इन बच्चों पे समय है कहाँ देखा जाए तो। आज ऐसा लग रहा है कि 50 क्रॉस की लग रहा है उल्टी गिनती शुरू है, बस खत्म होने वाली है जिंदगी। कुछ लोग कहेंगे अभी तो जिंदगी शुरू ही नहीं हुई, है ना। तो भाई लिमिटेड समय है, समय बर्बाद मत कीजिए, अपने समय को बचाइए। इस समय टाइम इज डायमंड, समय की कीमत है। अब पैसा पैसा नहीं है, समय की कीमत ज्यादा है, इसलिए समय की कीमत, समय को बचाइए। जैसे हमारे देश में जागरूकता या पूरी दुनिया के संदर्भ में अगर हम देखें तो जो पुनर्जागरण का युग आया था, हजारों साल तक लोग धार्मिक अंधविश्वासों में फंसे हुए रहते थे। कोई समझाए तो लोग उसे बेवकूफ मानते थे। जैसे कैथोलिक चर्च वालों ने अगर ये घोषणा कर दी कि पृथ्वी सेंटर में है और पूरा ब्रह्मांड उसके चक्कर पे लगाता है, यही थ्योरी थी। कॉपरनिकस ने सबसे पहले आके बताया कि नहीं नहीं, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है, 15वीं शताब्दी में 1467 के आसपास। तो कॉपरनिकस की हंसी उड़ाई गई, चर्च वालों ने एकदम रिजेक्ट कर दिया और समाज में उन्होंने किसी ने इज्जत देना बंद कर दिया। 91 साल बाद जब गैलीलियो का जन्म हुआ, उन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार करके ये बताया कि देखिए, देख लीजिए, उन्होंने दिखाया कि सूर्य सेंटर में, पृथ्वी और पूरा सौरमंडल उसके चक्कर लगा रहा है, अपने अपने पथ पे लगा रहा है। तो गैलीलियो को जेल भेज दिया गया, क्योंकि चर्च को ये लग रहा था हमारी मान्यता ये खत्म कर देगा एक आदमी जरा सा। वहां तक लोगों में धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी। उसके बाद नेचुरल साइंस का जन्म हुआ, फिर सोशल साइंस का जन्म हुआ। तो सोशल साइंस हमारा उस सबसे बाद में, सबसे पहले आप लोग जानते होंगे मैथमेटिक्स का जन्म हुआ, फिर एस्ट्रोनॉमी का, फिर फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, उसके बाद समाजशास्त्र का जन्म हुआ, है ना। तो उसके बाद आपका सोशल वर्क। तो कहने का मतलब ये है कि अपना टारगेट पहचानिए, टारगेट सेट कीजिए। आपको इंटर कॉलेज का लेक्चरर बनना है, डिग्री कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या आपको आईएएस बनना है, कुछ भी कर सकते हैं आप अपनी मेहनत से। उतनी ही मेहनत में आप आईएएस भी बन सकते हैं, कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में एज लिमिट नहीं है, आईएएस में एज लिमिट है। तो आप आईएएस की तैयारी को ध्यान में रख के नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर को लक्ष्य बनाकर एक ही समय में बैठ के मेज, और सब्जेक्ट आपका इतना अच्छा है, बहुत जल्दी समझ में आता है, क्योंकि व्यवहारिक इसलिए कि आपके आसपास जो घटनाएं हैं उसी की स्टडी है। ऐसी कोई शब्दावली इसकी नहीं है जिसे आप नहीं जानते हो, बस उसको सही संदर्भ में जानना है, सही तरीके से जानना है, सही एग्जाम्पल के साथ जानना है, और फटाफट से टारगेट हिट होता है, सबसे आसानी से हिट होता है। और मैं अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में तैयारी करते हैं या हमारे सानिध्य में आते हैं, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू।